Good morning, dear children. In the previous video, we have learned about the chapter commercial activity and non-commercial activity. In that chapter, we have done that there are three types of commercial activity, namely business, profession, and employment. In this video, we will be discussing business in detail. This is the second chapter, business activity according to your syllabus, and the topic here which we will be discussing is meaning, characteristics and classification of business. So first of all, the meaning of business. This we have already done in the previous video, but still we will be doing it for the revision's sake. Business is an economic activity. Economic activity क्या होता है? Those activities which are performed to earn profit. वो सारी चीज़ें जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए या पैसे कमाने के लिए की जाए. इट इन्वॉल्व सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी. इसमें क्या क्या आता है? गुड्स और सर्विसेज का सेल करना, बेचना, ट्रांसफ़र करना. सेलर गुड्स एंड सर्विसेज को बेचता है, बायर को ट्रांसफ़र करता है और उसके एक्सचेंज में मनी अर्न करता है. दिस इज बिजनेस. Now, this is the definition of business given by James Stephenson. When we talk about definition means quoting somebody's word. किसी और ने उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या कहा है और इसीलिए इसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में शो किया है. So, according to James Stephenson, economic activities performed for earning profits are termed as business. वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनको हम प्रॉफिट मोटिव के लिए अर्न करने के लिए करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज बिजनेस अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफनसन. According to L.H. Heney, business may be defined as a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling of goods. L.H. Heney के हिसाब से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस क्या है? एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग्स करते हैं. किस लिए? वेल्थ को या प्रॉपर्टी को, मनी को, प्रॉफिट को प्रोड्यूस, जनरेट करने के लिए. कैसे? गुड्स और सर्विसेज को सेल करके और खरीद करके. बिजनेस कंसिस्ट, इन एडिशन ही सेड, बिजनेस कंसिस्ट ऑफ दोज प्रोसेसेस बाय विच डिजायरेबल थिंग्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, fashioned and transformed by man and machine, carried from place to place and stored through time and placed in the hands of those who are ready to pay for them. उसके साथ ही उन्होंने क्या कहा कि बिजनेस में वो सारे प्रोसेसेस आते हैं जिसमें डिज़ायरेबल थिंग्स, मतलब वो चीज़ें जो लोग मांगते हैं, पसंद करते हैं, उनको अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है. उसको फैशनेबल इन द सेंस, यहाँ पे फैशनेबल का मतलब है इन ट्रेंड, जो लोग पसंद कर रहे हैं उनको फैशन किया जाता है और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि लोग उसको खरीद सकें. और वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है? बाय मैन मशीन, एंड मैन मशीन मतलब लेबर्स और मशीनरी की हेल्प से उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी किया जाता है, मतलब जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से ले जाके मार्केट में, फिर उसको स्टोर किया जाता है और उसको उन लोगों के हाथ में दे दिया जाता है जो उसके लिए रेडी है पे करने के लिए, मतलब कि सेल कर दिया जाता है. तो दिस इज डेफिनेशन गिवन बाय एल.एच. हेनी. दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय जेम्स स्टीफनसन. एंड व्हेन यू विल go and look for it, you will find n number of definition of business are given there by different people. You can learn any one of them. It is preferably said that it is better to learn the definition given by L.H. Heney because it is the full-fledged detailed definition. Rest it is up to you. Whichever definition you think you can easily learn and comfortably learn, you have to do that. And remember one thing about the definition: whenever the question says define something, define business, define commercial activity, etc., define itself means that you have to quote somebody's word. आपको डिफाइन करना है, आप अपने वर्ड्स उसमें ऐड नहीं कर सकते. आप इस डेफिनेशन में अपने वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते. इसमें आपको एल.एच. हेनी सर के ही वर्ड्स यूज़ करना पड़ेगा इन द मैनर एज इट इज़. और अगर आपको अपना टर्म देना भी है, यू कैन राइट इट एज मीनिंग बट नॉट एज द डेफिनेशन. देन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस activities. Characteristics are also known as
features. So if the question says explain the characteristics of business or explain the features of business, don't get confused, both means the same here. So first one is sale, transfer और exchange. बिजनेस में हम क्या करते हैं? बिजनेस में हम सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और एक्सचेंज करते हैं. क्या चीज़ सेल और ट्रांसफ़र और एक्सचेंज करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज. इन बिजनेस वी सेल, we transfer and we exchange. Second feature, the business deals in goods and services. business क्या करता है? goods और services में डील करता है. क्या चीज़ सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज करता है? क्या चीज़ खरीदता, बेचता और बदले में पैसा अर्न करता है? गुड्स और सर्विसेज की. These goods can be either the producer goods or the consumer goods. producer goods का मतलब है कि वो goods जो producers खरीदेंगे आगे प्रोडक्शन करने के लिए. अगर आप बात करें एक मशीनरी की जो फैक्ट्री में यूज़ होती है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो मशीन भी तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस ही होगी, तभी वो आई है. तो जो फैक्ट्री उस मशीन को प्रोड्यूस कर रही है उनके लिए जो मशीनरी है जो प्रोड्यूस, दैट मशीनरी इज़ अ प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि उसको कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, उसको प्रोड्यूसर खरीदेगा आगे प्रोड्यूस करने के लिए. और जो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर खरीदता है अपने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, ना कि आगे खरीदने या बेचने के लिए, तो दोज आर कंज्यूमर गुड्स. फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मशीनरी यूज़ करके कपड़े बनाए जा रहे हैं, तो वो मशीनरी जो वो यूज़ कर रहे हैं वो एक प्रोड्यूसर गुड है, बट जो कपड़ा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कंज्यूमर्स खरीदेंगे दैट इज़ अ कंज्यूमर गुड. तो अ बिजनेस प्रोड्यूसेस बोथ काइंड ऑफ गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. थर्ड very important and very distinctive feature, regular dealings. Regular का मतलब है on day to day basis. So a business sells, transfers and exchanges goods and services on regular basis. कभी एक दो बार कर दिया नहीं, जो रेगुलर बेसिस पे होगा वो ही बिजनेस होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसको 5-6 मंथ्स यूज़ किया, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप दूसरा मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं, आपने उसको सेकेंड हैंड बेच दिया. तो आपने सेल किया, आपने ट्रांसफ़र किया, आपको एक्सचेंज में पैसा मिला, आपने गुड्स में डील किया. बट क्या आपका काम है फ़ोन्स को बेचना? नहीं, दैट इज़ नॉट अ रेगुलर डीलिंग. तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस. ऑन दी अदर हैंड आपने इलाहाबाद में सुना होगा, प्रयागराज में सुना होगा, इंदिरा भवन और लक्ष्मण मार्केट का. वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे नए और पुराने फ़ोन खरीदे और बेचे जाते हैं रेगुलर बेसिस पे. तो देयर इट इज़ अ बिजनेस. Regular dealing is a very important feature. Another one, profit motive. Since business is a commercial or economic activity, the motive behind all these things, sale, transfer, exchange, etc., is to earn more and more profit. क्योंकि प्रॉफिट ही है जो बिजनेसमैन को मोटिवेट करता है कि वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करता रहे और गुड्स को कंटिन्यूसली सेल करता है. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे. दैट यूटिलिटी मीन्स दैट वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी या सर्विस की एक ऐसी पार जिससे एक ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है, दैट इज टर्म्ड एज यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, if you are feeling thirsty and if you are feeling hot, what you do is you purchase a bottle of cold drink and you drink it and your thirst is quenched. You start feeling a little bit better. आपको गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, आपने एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक खरीदी, पी ली और उससे आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा. क्यों? उस वन बॉटल कोल्ड ड्रिंक में क्या था? दैट वाज यूटिलिटी. उसकी पार थी जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दी. तो किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में जब तक यूटिलिटी नहीं होगी कंज्यूमर नहीं खरीदेगा. जब तक कंज्यूमर नहीं खरीदेगा तब तक कोई प्रॉफिट नहीं, कोई सेल नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई एक्सचेंज नहीं. इसीलिए हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो यूटिलिटी को क्रिएट करे. सिक्स्थ वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. दैट बिजनेस is an economic activity because it includes all those activities which are performed with the motive of earning profit. Next, risk, very important. बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तरीक़ों का होता है. If I have opened up a mobile store, so in that case I have a risk whether my shop will run smoothly or not, whether consumers will buy mobile phones from me or not.
अगर हम आज स्टोर बंद करके चले जाए, कहीं उसमें आग ना लग जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So these kind of risks are there in business. Then types of business activities. These are the types of business activities. Business is classified into two parts, industry and commerce. Industry is classified into three parts further: primary, secondary, tertiary. Primary is classified further into extractive, genetic. Secondary is classified into manufacturing and construction. Then commerce is classified into trade and auxiliaries to trade, which is also known as aids to trade. Then trade is further divided into two parts, home trade and foreign trade. Home trade is further divided into two parts, wholesale and retail. Foreign trade is further divided into three parts, import, export and entry port. And auxiliaries to trade are divided in another parts, transportation, communication, warehousing, insurance, banking and finance, advertising, etc. So this is the classification of business activities, which we will be doing in detail later. So this is the homework, topic number 1 according to this chapter, which you will be doing in your copies, which you have maintained in the previous video. You can continue in that. You have to answer the following questions in your copy. Number 1, define the term business. Number 2, explain any 5 characteristics of business, and focus on the word define. That means you have to write the definition. Explain any 5 characteristics of business. You have to explain any 5. Then classify business activities with the help of a flow chart. You just have to make this chart. Okay, then you can also refer to this link for further assistance. You can visit this link. You will find the explanation of business, the meaning, the features, everything. You can take the help of this link as well to write the answers. Okay children, I hope you have understood the topic. Please continue with the homework. Your copies will be checked when the school reopens. Take care children, stay safe. Hello children. So in the previous topic number 1, we did the part, the meaning and characteristics of business activities. In this part we'll be moving further with the classification of business. And if you remember, in the previous topic we have done the classification chart, where the business is classified into two parts, industry and commerce. So here we are starting with the first part, the same chapter. The topic here is nature and types of industries. So, meaning of industry. It means the production of want satisfying goods for sale with the help of men, machinery, materials and money. इंडस्ट्री, पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्री एक प्लेस तक सीमित नहीं है. इंडस्ट्री इज नॉट अ प्लेस. इंडस्ट्री इज ऑल टुगेदर अ सिस्टम. इट इज द सिस्टम वेयर द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस. किस चीज का प्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स. ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें. क्यों प्रोड्यूस करते हैं? फॉर सेल. और कैसे प्रोड्यूस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेन, मतलब द लेबर्स, the staff, machinery, materials means raw materials, then extra additional materials, etc., and obviously the money. It means here industry. It is the process of converting raw materials into finished goods. इंडस्ट्री क्या है? जैसे कि मैंने बोला, प्लेस नहीं है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक शुगर इंडस्ट्री, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन, और फिनिश गुड क्या है? शुगर. तो शुगर इंडस्ट्री क्या करता है? रॉ मटेरियल यानी शुगर केन को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड यानी कि शुगर केन. दीज गुड्स मे बी कैपिटल, दैट इज प्रोड्यूसर गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स. दैट मीन्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी आपको बताया था कि बिजनेस में गुड्स दो तरीके के प्रोड्यूस हो सकते हैं. आइदर द प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब वो गुड्स जो प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि मशीनरी एक्सेट्रा. और कंज्यूमर गुड्स, मतलब कि वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स खरीदते हैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए और आगे यूज नहीं करेंगे. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री. देन फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री अगर आपको याद हो, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड
टर्शरी इंडस्ट्री, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, secondary is further divided into manufacturing and construction industry, and tertiary. So how many types of industries are there? 3: primary, secondary, tertiary. Primary is having genetic and extractive, secondary is having manufacturing and construction. So types of primary industry. First type, genetic industry. These are engaged in the reproduction or multiplication of certain species of plants and animals to earn profits from their sale. जेनेटिक इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जहाँ पे क्या काम होता है, जहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल्स के स्पीशीज को, ब्रीड्स को रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि उसको बेच करके पैसे अर्न कर सके। फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म में क्या होता है आपको भी पता है, वहाँ पे eggs are hatched, the number of hens and chickens, these animals are multiplied and reproduced. Next is animal husbandry. Next is fisheries. Fisheries में भी क्या होता है, fishes की breeds को भी multiply and reproduce. Nurseries में भी क्या होता है, पौधों से, sapling से और पौधे उनकी बीज से और इन सारी चीज़ों से किए जाते हैं। तो these are the examples of जेनेटिक इंडस्ट्री। वाई? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल मटीरियल्स फ्रॉम बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड सी। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, हम अर्थ या पानी या सरफेस के नीचे से हम कुछ यूजफुल मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिग आउट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, हम लोग सॉइल के मिनरल्स को डिग आउट करके यूज़ करके उनसे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। देन माइनिंग, हम माइनिंग में क्या करते हैं, कोल माइन या जो भी है, इसमें हम क्या करते हैं, जो सरफेस, अर्थ के सरफेस के नीचे जो खादान जहाँ पे हमारा कोल है, ये सारी चीज़ें, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग में हम क्या करते हैं, सी वाटर, पानी में से फिशेस को कैच करते हैं। तो फिशरीज में हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फिशिंग में हम मछलियों को पकड़ते हैं। सो इन फिशिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम beneath the surface of the sea water we catch fishes, we extract them. Then next example is hunting. Hunting is also the example of extractive industries. Then now you must be thinking कि जेनेटिक में भी हम कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं और एक्सट्रैक्टिव में भी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है दैट जेनेटिक इंडस्ट्री में मैन कॉन्ट्रीब्यूट्स नॉट ओनली टू द ग्रोथ बट ऑल्सो टू द रिप्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गुड्स। जेनेटिक इंडस्ट्री में नेचुरल गुड्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो फिशेज हों, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, प्लांट्स हो, एक्सेट्रा, उनको ना तो सिर्फ उनकी ग्रोथ करते हैं बल्कि उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें और एडिशन करते हैं। लेकिन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इसका जस्ट द ऑपोजिट है। ये एडिशन तो नहीं करता, उल्टा उसको रिवर्स, उसको और कम कर देता है। मैन कैन नॉट ऐड टू द वेल्थ विच ही विड्रॉज फ्रॉम द अर्थ, सी और एयर। आपको याद हो, अगर फिशरीज, वहाँ पे हम फिशेस को मल्टीप्लाई करते हैं जेनेटिक, बट फिशिंग हम फिशेस को कैच करते हैं और उनको आगे बेच देते हैं, तो दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। Then types of secondary industry. First secondary industry is manufacturing industry. These industries are concerned with the processing or transformation of raw materials and semi-finished products into finished products. हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम रॉ मटेरियल्स को या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड गुड्स में प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करके हम पेपर बनाते हैं। अनदर एग्जांपल इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम कॉटन को यूज़ करके, थ्रेड्स को यूज़ करके कपड़े बनाते हैं। देन लेदर इंडस्ट्री। देन द अनदर टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. These industries are engaged
in the construction of concrete and immobile products such as buildings, bridges, roads, dams, etc. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, एक ऐसी सेकेंडरी इंडस्ट्री है जहाँ पर हम कोई चीज़ कॉन्क्रीट फिक्स्ड बनाते हैं, इमोबाइल मतलब वो मूव नहीं कर सकता, वो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता, जैसे कि बिल्डिंग, ब्रिजेस एक्सेट्रा. दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. These create the basic infrastructure for economic and social development of the country. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या करता है, जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस करी है, जैसे मिट्टी को कन्वर्ट करके ईंट बनाई होगी, देन चीज़ों को कन्वर्ट करके जैसे आयरन रॉड, सरिया बनाया होगा एक्सेट्रा, उन सबको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूज़ करता है. फॉर एग्जाम्पल रोड्स, buildings, etc. These are the examples of construction industry. Another one is tertiary industry, which is also known as service sector or service industry. यहाँ पे कोई goods नहीं produce होते, यहाँ पे services produce और sell होती. These industries are concerned with the provision of services to facilitate and assist the primary and secondary industries. यहाँ पे services फैसिलिटेट की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे हमारी पहले की दो प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प मिल सके. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा. ये सब आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे. दीज इंडस्ट्रीज आर कलेक्टिवली नोन एज द सर्विस सेक्टर. एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या जेनेटिक में कहीं पे भी जो चीज़ें प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस करी है, उसको आप प्रोड्यूसर की जगह से कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे, इसी तरीके से. दिस इज द टर्शरी इंडस्ट्री. देन देयर आर एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री: बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, insurance, advertising, transportation, etc. So these were the types of the industries. Now the project work based on this topic, you have to answer the following questions in your copies. What is industry? Distinguish between genetic and extractive industry. Then you have to explain various types of industries which we have done, and you have to classify the following into extractive and genetic industry. इसमें से कौन सी इंडस्ट्री जेनेटिक में आएगी और कौन सी एक्सट्रैक्टिव में आएगी. एक मैं एग्जांपल आपको देती हूँ. पहला है पोल्ट्री फार्म. पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, एग्स आर प्रिजर्व्ड, दे आर हैच्ड, देन उससे और चिकन्स और ये सारी चीज़ें बनती हैं. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक, क्योंकि यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं. देन लेट्स से फॉर एग्जाम्पल माइनिंग में हम क्या करते हैं, कोयले की खदान या कोई भी माइन से हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं. मतलब वहाँ पे हम ऐड तो नहीं कर रहे, उल्टा और उसको कम कर दे रहे हैं और उसको हम आगे बेच दे रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. तो इन दिस यू जस्ट हैव टू क्लासिफाई वेदर द following belong to genetic industry or extractive industry. I hope you have understood the topic. Thank you, children. Hello children. So in the previous topic we have done the nature and types of industry, and in this topic we are going to do another part of business, another classification of business, that is we will study about commerce. So in this topic we will be doing meaning and functions of commerce. What is commerce? Very common question to be asked and students to get confused. So let us clear that. Commerce is concerned with the buying, selling and very important word is distribution of commodities. Commerce में क्या होता है, commerce में हम buying, selling और distribution की बात करते हैं. It not only involves buying and selling of goods and services but also consists of activities essential for free flow of goods and services from producers to consumers such as insurance, banking, transportation, storage, etc. कॉमर्स में ना सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग आता है गुड्स का, बल्कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है. और इसीलिए कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो बाइंग एंड सेलिंग को हेल्प करती है, जो हेल्प करती है कि प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स के बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं वो फ्रीली ईजिली फ्लो हो सके, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एक्सेट्रा. नाउ द डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफनसन, commerce is concerned with the exchange of goods
with all that is involved in buying and selling of goods at any stage in their progress from raw materials to finished goods in the consumer's hands. जेम्स स्टीफनसन के हिसाब से कॉमर्स में हम किस चीज़ की बात करते हैं? गुड्स की एक्सचेंज की, और इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारे गुड्स का बाइंग और सेलिंग आता है किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड हो, वो सारी एक्टिविटीज इसमें आती है. It covers not only the functions of buying and selling and handling goods, but also the many services which must be provided to finance, insure, store and transport goods in the course of these exchanges. इसमें सिर्फ बाइंग सेलिंग ही नहीं आता, इसमें और भी सारी सर्विसेज आती हैं जो गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक इजीली पहुंचाने में और कंज्यूमर्स से प्रोड्यूसर को मनी इजीली पहुंचाने में हेल्प करें. Now we have to start very important topic of this particular chapter, functions, or we can say importance of commerce. You may be asked explain the functions of commerce. You may be asked explain importance of commerce. Means the same. Commerce removes the following hindrances or obstacles. एक और तरीका है इसके क्वेश्चन पूछने का कि how commerce removes several hindrances. उस तरीके से भी पूछेगा तो यू हैव टू राइट द इम्पोर्टेंस और फंक्शंस. नाउ हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है रुकावट, प्रॉब्लम. तो जो भी प्रॉब्लम्स बाइंग और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में आती है उसको कॉमर्स कैसे रिमूव करता है उसके बारे में वी स्टडी. यहाँ पे देखिए आप, मैंने 2 कॉलम बनाया है. फर्स्ट कॉलम इज हिंड्रेंस रिमूव्ड एंड सेकेंड कॉलम इज हाउ कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंस. कौन सा प्रॉब्लम आता है, कौन सा हिंड्रेंस आता है और कैसे उस प्रॉब्लम को कॉमर्स रिमूव करता है. फर्स्ट हिंड्रेंस, फर्स्ट प्रॉब्लम, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, कैसे बायर्स तक पहुंचा जाए. तो कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. ट्रेडर्स एस्टैब्लिश अ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. आज की डेट में हम लेट से एक डोम्स की या नटराज की या कैमलिन की अगर पेंसिल खरीदते हैं एज अ कंज्यूमर, वो किसने प्रोड्यूस किया है? लेट से आईटीसी ने या जिस भी कंपनी ने उसको प्रोड्यूस किया. क्या हम डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास जाते हैं? नहीं. एक प्रॉब्लम है कि वहाँ बैठा प्रोड्यूसर हम बायर्स तक और कहाँ तक कैसे पहुँचेगा. तो उस प्रॉब्लम को, उस हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को कॉमर्स कैसे सॉल्व करता है? बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. कैसे कॉमर्स क्या करता है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक क्रिएट करता है. कैसे? प्रोड्यूसर के बीच, प्रोड्यूसर अपने गुड्स को एजेंट को देता है, एजेंट हो सकता है होलसेलर को दे, होलसेलर हो सकता है रिटेलर को दे, रिटेलर फिर हमें देता है. देन अनदर प्रॉब्लम इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. कैसे गुड्स को प्रोडक्शन की जगह से कंजम्पशन की जगह लाया जाए. अगर कोई गुड्स दिल्ली में प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनकी डिमांड यहाँ प्रयागराज में है या प्रयागराज में भी है, तो दिल्ली से गुड्स प्रयागराज कैसे लाए जाएं? क्योंकि दिल्ली में अगर गुड्स पड़े रहेंगे तो उसका कोई यूज ही नहीं है जब तक वो प्रयागराज ना आए. तो कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस by moving goods from the place of production to the place of consumption through various modes of transportation या transport. तो मतलब कॉमर्स कैसे हिंड्रेंस ऑफ प्लेस रिमूव करता है? ट्रांसपोर्टेशन से. वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन से? प्रोडक्शन की जगह से गुड्स को कहाँ लेकर के आता है? कंजम्पशन की जगह. अनदर हिंड्रेंस इज हिंड्रेंस ऑफ टाइम. बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस तो शायद साल भर होते हैं बट डिमांड उनकी कभी कभी होती है या सीजनल होती है. छोटा सा एग्जांपल, अम्ब्रेलाज का प्रोडक्शन शायद साल भर होता होगा लेकिन डिमांड कब होती है? सिर्फ 2 सीजन्स में, समर एंड रेनी, दैट्स इट. अगर हम बात करें वुलन्स की, हो सकता है प्रोडक्शन साल भर होता हो बट डिमांड कब होती है? सिर्फ विंटर्स के टाइम पे. ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन, जिसका मटेरियल तो अवेलेबल सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में होता है बट कंजम्पशन साल भर होती है. फॉर एग्जाम्पल शुगर कैसे बनता है? शुगर केन से. शुगर केन का एक पर्टिकुलर सीजन होता है लेकिन शुगर तो थ्रू आउट द ईयर डिमांड होती है. तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ टाइम और हिंड्रेंस ऑफ टाइम. तो कॉमर्स कैसे रिमूव करता है इस हिंड्रेंस को? कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस बाय होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स इन वेयरहाउसेस until they are sold to consumers.
कॉमर्स क्या करता है, कॉमर्स वेयर हाउसेस सेटअप करता है, एक तरीके का स्टोर हाउस सेटअप करता है जहाँ पे गुड्स को सेफली अच्छे से स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा जाता है तब तक जब तक वो कंज्यूमर्स को बेच ना दिए जाए। और ऑब्वियसली बात है, जब भी अगर आप देखो कभी तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप शॉप पे सामान खरीदने गए और शॉप वाला कहता है रुको रुको हम प्रोड्यूस कर लें तो फिर आपको दें, ऐसा तो नहीं होता। पहले से स्टॉक बना के रखते हैं, इवन एक छोटी सी शॉप भी अपना स्टॉक बना के रखती है। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम कैसे सॉल्व होता है, कॉमर्स कैसे रिमूव करता है इस हिंड्रेंस को, विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउस। अनदर हिंड्रेंस इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हम लोगों ने बिजनेस के फीचर में पढ़ा था कि हर बिजनेस में रिस्क जरूर होता है, रिस्क ऑफ थेफ्ट, रिस्क ऑफ लॉस, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। तो क्या इस डर से इंसान बिजनेस नहीं करेगा? अगर इस चीज़ से कोई प्रोटेक्शन ना हो तो कोई बिजनेस रिस्क लेगा ही नहीं। एक प्रॉब्लम आई रिस्क की, तो इस प्रॉब्लम को कॉमर्स कैसे सॉल्व करता है, कॉमर्स रिमूव्स द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा बाय मीन्स ऑफ इंश्योरेंस। कॉमर्स कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस सर्विस, जिससे बिजनेस अपने रिस्क को इंश्योर करा सकते हैं। दे कैन टेक द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, दे कैन टेक द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी। उससे क्या होगा, अगर रिस्क होता भी है तो एक सर्टेन अमाउंट तक उनको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। अनदर हिंड्रेंस इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, पैसा। हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के पास अनलिमिटेड मनी नहीं है, तो वैसे ही बिजनेसमैन के पास भी अनलिमिटेड मनी नहीं है, उसके पास प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की। कितना पैसा वो लगाए, कितना सेव करे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुरंत प्रोड्यूस करो तुरंत सेल करना स्टार्ट, नहीं, हमें पहले से पैसा फंसाना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद कहीं जाके हमारे गुड्स बिकते हैं, फिर शायद हमें पैसा मिले। तो ये जो प्रॉब्लम आती है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस की, उसको कॉमर्स कैसे रिमूव करता है, कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंस बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस थ्रू बैंकिंग। कॉमर्स एक और सर्विस प्रोवाइड करता है विच इज़ नोन एज बैंकिंग, और उससे बिजनेसमैन की ये जो प्रॉब्लम है फाइनेंस की या पैसे की, वो सॉल्व हो सकती है। कैसे, इजी रेट्स पे लोन्स मिल सकते हैं बेटर एक्टिविटीज़ के लिए, देन सेफ पेमेंट ऑप्शन हो सकता है, चेक, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेट्रा। देन अनदर हिंड्रेंस इज हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। एक प्रॉब्लम आती है कि हमने बहुत अच्छा गुड्स बनाया, बहुत अच्छी प्राइस है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं देगा कि कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं एक्सेट्रा, तो क्या उस चीज़ का कोई फ़ायदा हो पाएगा? नहीं। एक प्रॉब्लम आई कि इतने सारे बायर्स को, पोटेंशियल बायर्स को हम कैसे इन्फॉर्म करें, तो कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं नहीं बट बन सकते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग। ये जो नॉलेज की प्रॉब्लम आई है, ये प्रोड्यूसर्स की जो प्रॉब्लम है, इसको कॉमर्स कैसे रिमूव करता है, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कॉमर्स कंज्यूमर्स को या पोटेंशियल या प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स को हेल्प कर सकता है, अवेयर करा सकता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, किस रेट पे। आप देखते हो कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे आते हैं जिसमें नए प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चलता है, या बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स ऐसे भी आते हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसकी आपको शायद ज़रूरत ना हो, बट क्योंकि एडवर्टीजमेंट आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो दीज आर द 6 functions ऑफ कॉमर्स, इट रिमूव्स दीज 6 hindrances. Then this is the project work on the basis of topic number 3. You have to answer the following questions in your copies. What is commerce? Discuss the importance of commerce in detail. This is the long answer. Name the aids that remove the following hindrances to trade. कैसे ये सारे hindrances, you have to name the aids that remove the following hindrances to trade. Hindrance of place, hindrance of funds या finance, hindrance of time, hindrance of risk, hindrance of knowledge. एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज की प्रॉब्लम आती है कि कैसे कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाए, तो इसको कॉमर्स किस एड से रिमूव करता है, विद द एड ऑफ एडवर्टीजमेंट। हिंड्रेंस ऑफ टाइम को वेयर हाउस से, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को इंश्योरेंस से, हिंड्रेंस ऑफ फंड्स को बैंक से, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को क्रिएटिंग अ लिंक। सो इसी तरीके से आपको ये करना है। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू बेटा, डू द होमवर्क। हेलो चिल्ड्रन,
So in the previous topic we have learned about meaning and functions or importance of commerce. In this topic we will see in chapter business activities. We will study about branches of commerce, or we can say the classification of commerce, or we can say the types of commerce. These are the types and branches of commerce which we have already done in the first topic. Commerce is divided into two parts: trade and aids to trade. Trade is divided into two parts: internal and external. Internal trade is further divided into two parts: wholesale trade and retail trade. External trade is further divided into three parts: export, import and entry. और aids to trade का भी हम लोग आगे discuss. So first of all, let us do the meaning of trade. What is trade? Trade means buying and selling of goods. Very simple. Trade क्या है? It is the buying and selling of goods. It involves the exchange of commodities for money or money's worth. पैसे के लिए या पैसे के बराबर चीज के लिए goods का exchange. It is carried on by traders who serve as the link between producers and consumers. Trade क्या है? Buying and selling of goods. कौन करता है? Traders. Traders क्या है? Link between producers and consumers. Producers से goods को consumers तक पहुंचाते हैं, consumers से payments को producers तक पहुंचाते हैं. This is the meaning of trade. Now the types of trade. The first type is domestic, or we can call it as home, or we can call it as internal trade. Domestic trade बोले, home trade बोले या internal trade बोले, means the same. नाम से ही लग रहा है. Internal means what? Within, अंदर. तो विदिन का यहाँ पे मतलब है विदिन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. ऐसा ट्रेड, ऐसा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो कि एक कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बोथ बायर और सेलर सेम कंट्री के होते हैं. जैसे अगर आई एम द कंज्यूमर ऑफ इलाहाबाद and if I have ordered something on Flipkart from the seller of let's say Mumbai, तो हम दोनों buyer और seller दोनों हैं तो इंडिया के ही, तो this will be known as internal trade. Now let us see. It is the buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of one country. Both the buyers as well as the sellers here belong to the same country. Payments in this type of trade are made and received in the home currency. अगर हम यहाँ पे बैठे बैठे मुंबई से सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो हम उनको डॉलर्स में तो पेमेंट करेंगे नहीं. We will make the payment in the home currency. It is further divided into two categories. Internal trade की further two categories होती है. Number one is wholesale trade. आपने सुना होगा होलसेलर. चौक हमारे इलाहाबाद का क्या है? It is a wholesale market. वहाँ पे जो सेलर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होलसेलर, थोक विक्रेता. उनका काम क्या होता है? वो लोग ह्यूज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में गुड्स को बेचते हैं. किसको बेचते हैं? दूसरे रिटेलर्स या दुकानदारों को. अब कुछ होलसेलर डायरेक्ट कंज्यूमर्स को भी बेच देते हैं. होलसेल ट्रेड, इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स इन बल्क, ह्यूज क्वांटिटी from manufacturers and selling them in large quantity to retailers and industrial users in relatively small quantities. wholesale trade में क्या होता है? जो wholesale traders हैं वो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर्स से या प्रोड्यूसर्स से बल्क में गुड्स को खरीदते हैं और दूसरे रिटेलर्स को वो कंपेरेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज में बेच देते हैं. wholesale trade is carried on by wholesalers. Wholesalers serve as a link between producers and retailers. Producers से goods को खरीदते हैं, retailers को दे देते हैं, retailers से payment collect करते हैं, producers को दे देते हैं. Retail trade is just the opposite. Retail trade refers to buying of goods from wholesalers and manufacturers and selling them in a small quantity directly to the ultimate consumer. Retailer क्या करता है? वो wholesaler से goods खरीदेगा और consumers को small quantity में बेच देगा. It is carried on by retailers. They serve as a link between wholesaler and final consumer. Then another type of trade is foreign trade, external trade or international trade. Means the same. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे both the buyer and seller belong to different countries. Here the goods are bought and sold between
2 और more countries। यहाँ पे बायर और सेलर अलग अलग कंट्री के होते हैं और यहाँ पे एक सेलर किसी और कंट्री का होगा और एक बायर किसी और कंट्री का होगा। It refers to the buying and selling of goods and services between different countries. In this, the buyers and sellers belong to different countries. It may further be divided as follows. Number 1 is import trade. आप लोग सुने होंगे imported product, imported perfume, imported phone. What is imported? Import means when one country purchases or buys goods from other country, that is known as import trade. जब एक country दूसरे country से goods को खरीदती है, that is known as import trade. For example, it means purchasing goods and services from other country. For example, India imports petroleum products from Iran and Iraq. इंडिया क्या करता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदता है ईरान और इराक से। एक्सपोर्ट इज जस्ट द ऑपोजिट। एक्सपोर्ट में क्या होता है? वन कंट्री सेल्स गुड्स टू अनदर कंट्री। इट इन्वॉल्व्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट्स टी टू यूएसए एंड यूके। और अगर अभी आपने देखा हो तो अभी भी मेडिसिन भी भिजवाई गई है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट। Then entry port is a combination of export and import. Here what happens? One country purchases goods from another country, मतलब import, और खुद के यूज के लिए नहीं, उसको आगे सेल करने के लिए, यानी एक्सपोर्ट। तो entry port trade is a combination of both the trade. It means importing goods from one or more countries with the purpose of exporting them to some other country or countries. For example, India may export some of the oil imported from Iraq to Bangladesh. हो सकता है इंडिया ने इराक से जो ऑयल खरीदा था, इंपोर्ट किया था, वो उसका कुछ पोर्शन वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर दे। Now we are doing types of trade, which is also known as aids to trade or auxiliaries to trade. आपसे क्वेश्चन बोले एक्सप्लेन एड्स टू ट्रेड, आपसे क्वेश्चन बोले एक्सप्लेन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मीन्स द सेम। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो आपके ट्रेड को या बाइंग एंड सेलिंग को फैसिलिटेट करती हैं। जैसे कि पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक ऐसा मीडियम जिससे गुड्स और लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। Transportation refers to the conveyance of passengers and goods from one place to another. It removes the hindrance of place. याद है hindrance of place हम लोगों ने कॉमर्स में पढ़ा था फंक्शन में, कि जब प्लेस की प्रॉब्लम आती है कि कैसे प्रोडक्शन से कंजम्पशन की जगह पे गुड्स पहुंचाए जाएं, तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन से। By creating place utility by transferring goods from the place of production to the place of consumption. Transportation कौन सी यूटिलिटी ऐड करता है? प्लेस यूटिलिटी। कैसे? By transferring the goods from the place of production to the place of consumption. Then another auxiliary to trade is warehousing. Warehouse का मतलब होता है अ प्रॉपर स्टोरेज प्लेस जहाँ पे गुड्स को, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो, फिनिश्ड हो, रॉ मटेरियल हो, प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखा जाता है जब तक वो सेल ना हो जाए। Warehousing removes the hindrance of time and thereby creates time utility. It helps to stabilize prices by equating supply to demand. Warehousing कौन सा प्रॉब्लम रिमूव करता है? टाइम का, कि प्रोड्यूस हुआ साल भर, डिमांड सिर्फ लेट से विंटर्स में होकर, तो स्टोरेज में या वेयर हाउस में प्रॉपरली स्टोर करके रखेंगे और जब डिमांड आएगी वहाँ से सप्लाई कर देंगे, ताकि जैसे ही डिमांड हो तुरंत सप्लाई हो सके। अगर ऐसा होगा तभी हमारी प्राइस नॉर्मल रहेगी, वरना अगर डिमांड है और अगर हमने सप्लाई नहीं कर पाए तो प्राइस क्या होगी? बढ़ जाएगी। देन अनदर ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज बैंकिंग। बैंकिंग प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड क्रेडिट इन वेरियस फॉर्म्स, सेफ पेमेंट ऑप्शंस। इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, जो आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स में पढ़ा था कि बैंकिंग क्या करेगा, कैसे हेल्प करेगा बाइंग एंड सेलिंग में। ये सेलर्स को, बायर्स को, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, सबको जिसको भी फाइनेंस की ज़रूरत है, बैंक उनको प्रोवाइड करेगा, इजी पेमेंट ऑप्शन देगा। आज के टाइम पे क्या है, आप देख रहे होगे ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत सारी हैं, वो कैसे पॉसिबल है? वो बैंकिंग के थ्रू पॉसिबल। देन अनदर ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज इंश्योरेंस। हम लोगों ने पढ़ा है बिजनेस में रिस्क होता है, तो इंश्योरेंस कैसे रिमूव करता है? इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क
With its help, a businessman can protect himself from several types of risk through fire insurance, marine insurance, workman compensation reserve, life insurance, then motor insurance, etc. इन सारे इंश्योरेंस को लेकर के एक बिजनेसमैन या एक ट्रेडर अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकता है. देन एडवर्टाइजिंग, एक प्रॉब्लम आई थी हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, तो इसको रिमूव करता है एडवर्टाइजिंग. Advertising removes the hindrance of knowledge by making consumers aware about different goods and services so as to create and sustain demand with the help of press or outdoor displays, radio, television, cinema, letters to customers, fairs, etc. एडवर्टाइजिंग क्या करता है, कंज्यूमर्स को अवेयर कराता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पर किस प्राइस पे क्या यूसेज है, उसको कंज्यूमर्स को अवेयर कराता है. और ये अवेयरनेस कैसे होती है, एडवर्टाइजिंग से. और वो एडवर्टाइजिंग चाहे न्यूज़पेपर से हो, चाहे होर्डिंग से हो, बिलबोर्ड से हो, रेडियो से हो, टेलीविजन से हो, एक्सेट्रा. देन अनदर ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज पैकेजिंग. पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने में और दूसरा प्रोडक्ट को सेफ रखने में. तो पैकेजिंग हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड वेयरहाउसिंग. इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय कीपिंग गुड्स सेफ एंड फ्री फ्रॉम स्पॉइलेज. ये भी एक तरीके का रिस्क है कि अगर हम गुड्स वेयरहाउस में रख रहे हैं और रखते उठाते वक्त अगर वो ख़राब हो गया तो उसके लिए किसका रोल आता है, पैकेजिंग का. और पैकेजिंग कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ाने में भी हेल्प करती है. अगर आपके सामने दो प्रोडक्ट रख दिए जाए, प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है या थोड़ी बढ़ी भी है अगर, तो जिसकी पैकिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी आप उसको खरीदना चाहोगे. तो दीज आर सर्टेन एड्स टू ट्रेड देन विच यू हैव टू लर्न. नाउ द टॉपिक 4 प्रोजेक्ट वर्क. यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर कॉपीज. What is trade? You have to give the meaning. Then briefly explain various types of internal trade. That is your wholesale and retail trade you have to explain. Then you have to explain various types of external trade, that is import, export and entry port. And you have to discuss various aids to trade that we have done with the meaning and example you have, right? And you have to also explain that which aid creates which kind of utility or which kind of risk it removes or hindrance it removes. For example, transportation removes the hindrance of place and creates place utility. Warehousing creates time utility, removes the hindrance of time. Like this you have to answer it. Okay children, so this was the homework. I hope you have understood the topic. Do the learning part as well, do the understanding part, do the learning part, do the written work, because these topics, these project work will be counted for your further evaluation. Stay home beta, take care, stay safe.